नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होने को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस प्रकार के अधिकारों को लाने से भारत में जलवायु से संबंधित मुकदमेबाजी की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। क्या है ये पूरा मुद्दा, आज हम इन डेप्थ के प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम इस खबर को थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में बढ़ती जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुकदमेबाजी की क्या स्थिति है। थोड़ा सा आंकड़ों को भी देखने का प्रयास करेंगे जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक आवधिक रिपोर्ट से संबंधित है। फिर देखेंगे कि भारत में जलवायु संबंधी मुकदमेबाजी की क्या स्थिति है, ताकि एक ठीक अंदाजा आपको लग जाए। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। 2 से ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों संबंधी खंड से जोड़ करके आप देख सकते हैं, और पर्यावरण संबंधी मुद्दे के कारण पेपर 3 से जुड़ जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके, उन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सके। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि खबर क्या है। और खबर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक निर्णय से जुड़ी हुई है। और उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव है इनसे मुक्त होना नागरिकों का वस्तुतः मौलिक अधिकार है। और नागरिकों का ये जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार से आता है। यानी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 से आता है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है, और आर्टिकल 21 के अंतर्गत नागरिकों को जीवन संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। 14 से किस प्रकार से जुड़ता है, आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है वो समाज के वल्नरेबल सेक्शन पर, यानी जो सुभेद्य वर्ग है उन पर ज्यादा होने की संभावना है। समाज का जो सक्षम वर्ग है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में फिर भी सक्षम है, लेकिन समाज का जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो सुभेद्य वर्ग है, उसके लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढालना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास संसाधनों का अभाव है। इसलिए आर्टिकल 14 से जुड़ जाता है और इसी प्रकार से जीवन संबंधी अधिकार से जुड़ जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नागरिकों के जीवन पर नकारात्मक असर डालते हैं। इससे पहले हमारे देश में अलग अलग अदालतों के निर्णय और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के माध्यम से स्वच्छ हवा और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भारतीय कानूनी ढांचे में पहले से ही शामिल किया हुआ है। ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है ये वस्तुतः ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित एक मुद्दे के अंतर्गत आया है। इसी मुद्दे के अंतर्गत ये निर्णय आया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हैं कि विशेष तौर से भारत के पश्चिमी हिस्से में, यानी राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में इसकी अवस्थिति है। और वैसे इसकी संख्या, अधिकांश जनसंख्या राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। कुछ जनसंख्या इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। IUCN जो दर्जा है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वो वर्ष 2011 से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, और विशेष तौर से इसके संरक्षण के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो न्यायालय द्वारा एक निर्देश दिया गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से संबंधित। वो निर्देश इस प्रकार से था कि वो सरकार की कुछ योजनाओं पर नकारात्मक असर डाल रहा था, और इसीलिए सरकार के 3 सरकारी विभागों ने इस योजना को, यानी न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसके खिलाफ एक याचिका दायर की। और वो याचिका इस कारण से थी कि इसके अंतर्गत, यानी अगर इस निर्देशों को, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन किया जाता है तो वो भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित योजनाएं हैं उसके कारण उसकी नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं पर नकारात्मक असर डाल सकता है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी योजनाएं हैं ये वस्तुतः जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए ही लाई जा रही है। तो इस तर्क को न्यायालय ने स्वीकार किया, और स्वीकार किया क्यों किया, क्योंकि न्यायालय का यह मानना था कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कार्य योजना है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भारत ने अभिव्यक्त की है वो वास्तव में इन निर्देशों के पालन से प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए न्यायालय इस तर्क से सहमत हुआ और उसने अपने आदेश को संशोधित किया। और इस संशोधन के दौरान न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के जो व्यापक जोखिम है इस मुद्दे से भी निपटने के लिए, इस मुद्दे के समाधान के लिए भी
जलवायु परिवर्तन से संबंधित तर्कों का इस्तेमाल किया और उसी के कारण इस मुद्दे के अंतर्गत ये निर्णय दिया कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होना नागरिकों का वस्तुतः मौलिक अधिकार है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 से प्रेरित है। ये पूरा मुद्दा था। तो हम देखते हैं कि विश्व में जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित बढ़ती मुकदमेबाजी है वो क्या स्थिति है और उसका कारण क्या है। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि नागरिक धीरे धीरे विश्व भर के नागरिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिकूल प्रभावों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो एक बात और महसूस कर रहे हैं कि जो अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं, जो अलग अलग सरकारें हैं, उनके द्वारा जो वादा किया जा रहा है जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित या उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई अपर्याप्त है। यानी सरकार और कॉरपोरेशंस की कार्रवाई अपर्याप्त वो महसूस कर रहे हैं और एक तरफ जलवायु परिवर्तन की नकारात्मक परिणामों को भी वो भुगतने को महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए अधिक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित जो लिटिगेशन है उनकी संख्या दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक महत्वपूर्ण आवधिक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की है। यह आवधिक रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है और इसके आंकड़ों को आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो जलवायु लिटिगेशन है उसकी संख्या किस प्रकार से बढ़ी है। जैसे वर्ष 2017 में 24 देशों में 884 मामले जानकारी में आए थे। वहीं वर्ष 2020 में 39 देशों में 1550 मामले सामने आए और पिछले साल यानी वर्ष 2023 में 65 देशों में जलवायु संबंधी मामलों की संख्या बढ़कर के 2180 हो गई। हालांकि इसमें से अधिकांश मामले जो हैं वो विकसित देशों से जुड़े हुए हैं और विशेष तौर से यूएसए और यूरोप से। यहां तक कि वर्ष 2023 में जो टोटल जलवायु संबंधी लिटिगेशन हुए हैं उनका 70% यूएसए से संबंधित है। भारत भी इस लिस्ट में बहुत पीछे नहीं है, बल्कि भारत बढ़ते लिटिगेशन की संख्या में 14वें नंबर पर है। और भारत में वर्ष 2011 में जो जलवायु लिटिगेशन की संख्या की पहचान की गई वो वर्ष 2023 में 11 के अंतर्गत की गई। इन अधिकांश सभी मामलों में याचिका दायर करने वालों ने अधिकार संबंधी जो ढांचा है यानी अधिकार आधारित ढांचे का ही प्रयोग किया है। जिस प्रकार से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है, जो नकारात्मक प्रभाव है, उनसे मुक्त होना नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, यानी एक अधिकार ढांचे का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से जो याचिकाएं दायर हो रही हैं पूरे विश्व में उसमें भी अधिकारों का ही हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि जलवायु कार्रवाई के लिए वो दबाव के लिए इन अधिकारों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे इन याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हवाला दिया जा रहा है, मानवाधिकारों का हवाला दिया जा रहा है, उसी प्रकार से स्वास्थ्य या भोजन या पानी या पारिवारिक जीवन से संबंधित अधिकारों की बात कही जा रही है याचिकाकर्ताओं द्वारा अलग अलग याचिकाओं में। और इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा हाल ही में एक बुजुर्ग स्विस महिलाओं के एक समूह द्वारा सामने आया, जिसमें उन्होंने हीट वेव के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से उनके पारिवारिक जीवन के अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को वो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के अंतर्गत लेकर के गई। न्यायालय ने इनके तर्कों को स्वीकार किया और साथ ही ये भी कहा कि स्विस सरकार ने वस्तुतः इनके अधिकारों का उल्लंघन किया है, यानी इनकी बातों को स्वीकार किया और ये विशेष रूप से मुद्दा चर्चा में रहा। अन्य मामलों के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता किस किस तरह के तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जब वो सरकार के खिलाफ मामलों को दायर करते हैं तो वो वस्तुतः जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित जो कानून है, जो नीतियां हैं, उनके एनफोर्समेंट में कमी के कारण सरकारों पर मुकदमे दायर करते हैं। उसी प्रकार से निगमों पर यानी कॉरपोरेशंस पर वो उनके दायित्वों को न निभाने या मुआवजा न देने या ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया अपनाने के लिए मुकदमा करते हैं। ग्रीन वॉशिंग को आप किस तरह से समझाएंगे? ग्रीन वॉशिंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकारों या कॉरपोरेशन द्वारा अपनी अलग अलग गतिविधियों को जलवायु अनुकूल जब दिखाया जाता है, जलवायु अनुकूल दिखाने के प्रयास के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं कि वो अपनी गतिविधियों को जलवायु अनुकूल के रूप में दिखाती हैं, लेकिन वस्तुतः ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से यानी ये गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सक्षम है या नहीं, इनसे संबंधित जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त हैं या भ्रामक हैं या झूठे हैं या संदिग्ध हैं। और इसके कारण इनको क्या होता है कि वस्तुतः इनकी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में तो सक्षम नहीं होती, लेकिन ये इनकी इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार के दावे इनकी छवि सुधारने में मदद करते हैं।
और इसी प्रक्रिया को हम ग्रीन वॉशिंग के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग के दावों को लेकर भी कॉरपोरेशंस पर मुकदमेबाजी हुई है, जलवायु लिटिगेशन हुए हैं। भारत में क्या स्थिति है मुकदमेबाजी की? आप जानते हैं कि पर्यावरण से संबंधित, विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए भारत में मुख्य मंच क्या है? भारत का मुख्य मंच है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। लेकिन जो याचिकाएं हैं वो भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर होती है। लेकिन इन याचिकाओं में आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन की जो व्यापक समस्या है उसका जिक्र करने वाली याचिकाएं बेहद कम है। और सामान्य तौर से जो याचिकाएं रहती हैं वो वनों की कटाई, आवास संरक्षण और शहरी विकास, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसे मुद्दों से संबंधित रहती है। लेकिन अब इसमें बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होने को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। तो इस लिटिगेशन में भारत में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक व्यापक समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, उसके नेचर के कारण वो सीधे तौर पर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ जाती है, नेचर और जलवायु के व्यापक मुद्दों से जुड़ जाती है। और इसलिए अगर इन मुद्दों को समान प्राथमिकता पर रखा जाएगा, इन्हीं के समान, तो निश्चित रूप से जलवायु संबंधित जो लिटिगेशन है वो भारत में बढ़ने की संभावना हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरह के लिटिगेशन बढ़ते हैं तो उस पर न्यायालय के निर्णय कितने प्रभावशाली होंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि जैसा कि अभी आपको बताया गया कि जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक व्यापक समस्या को अभिलेखित करती है, अभिव्यक्त करती है, जो नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास से भी जुड़ी हुई है। और जब नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, जो सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी नीतियां हैं, जो विकासात्मक नीतियां हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है। तो नागरिक, जो हमारी अदालतें हैं, वो इस मुद्दे से निपटने के अंतर्गत कहां तक जाएंगी, या सरकार को या कार्यपालिका को कहां तक निर्देश देंगी, और जब वो निर्देश देंगी तो क्या वो कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करेंगी, क्या वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेगी? ये सारे तमाम मुद्दे उसमें आएंगे और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है। न्यायालय द्वारा अगर इस तरह के मुद्दों में हस्तक्षेप किया जाता है और सरकारों को एनफोर्समेंट के लिए कहीं ना कहीं कहा जाता है, तो वे एनफोर्समेंट के लिए कितना सरकार को बाध्य कर सकती हैं, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन वस्तुतः न्यायालय के एक निर्णय से पलटने वाली, एक निर्णय से सोल्व होने वाली इस समस्या का जो समाधान है, वो जलवायु परिवर्तन की समस्या का जो समाधान है वो न्यायालय के एक निर्णय से नहीं होने वाला है, बल्कि इस दुनिया भर की समस्त सरकारों के महत्वपूर्ण निर्णय लेने और उस पर कार्रवाई करने की से ही इस समस्या की तरफ, समाधान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो न्यायालय के निर्णय इसमें कितने प्रभावशाली होंगे, निश्चित रूप से एक उस पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि विकासात्मक संबंधी नीतियां जो है वो कार्यपालिका द्वारा निर्धारित की जाती है। एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो और चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, आपकी बुनियादी अध्ययन को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। इसी प्रक्रिया में आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए दृष्टि संस्थान एनसीईआरटी कोर्स प्रारंभ कर रहा है। यह कोर्स 29 अप्रैल से शुरू होगा, लाइव ऑनलाइन फॉर्म में चलेगा। एडमिशन इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में विशेष रूप से पर्यावरण संबंधी मामलों से निपटने का मुख्य मंच है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।